एक लड़का और उसके फादर आते हैं मेरे पास। एक लड़की उससे सर्वलेस में एक होटल के अंदर वो 4-4 घंटे रुके। हमने उसकी फोटोग्राफ्स निकाल ली, सब कुछ कर लिया। अब जब हमने उसके फादर और उसके ब्रदर को केस दिखाया, वो तो बोलने लायक ही नहीं रहे। ये तो हमारी डॉटर इन लॉ है। मैं कहा तेरा किसी के साथ चक्कर है? कहता नहीं। मैं कहा तू गे है? कहता नहीं। उसने एक पॉइंट दिया कि उसकी भाभी ऐसी, ये वो, उसका ये, और उसका भाभी के साथ रिलेशनशिप अच्छा था लड़की का। तो उसने बोला कि ये भी वैसी होगी अगर भाभी इसकी ऐसी है तो। 2 महीने के बाद मुझे ऑफिस में कार्ड आता, मैं लड़की देखता हूँ तो वही लड़की है। वो एक बंदे को पता चल गया और वो मेरे पास आया बड़ा उच्च ऑफिस के अंदर, कहता मैं गोली मार दूंगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दोस्तों। आजकल आप लोगों को रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल लाइफ केसेस, आसपास क्या चल रहा है, ये सब जानने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और रियल टॉक का पर्पज़ यही है कि हम रियल चीज़ें आपको दिखाएं, समाज में क्या चल रहा है, ताकि आप अवेयर हो जाओ थोड़े। और हम ऐसे गेस्ट को लाते हैं जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ें समझा पाएँ, बता पाएँ। वो एक बैकग्राउंड से आते हों जहाँ पर वो जो भी कह रहे हैं हम उस पर भरोसा कर पाएँ। तो ऐसे ही आज एक प्राइवेट डिटेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, बलदेव पुरी सर। इनकी जो कंपनी है पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 1986 से ये एक डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब तो थोड़े रिटायरमेंट फेज़ में है, अब ये इन्होंने चीज़ें हैंड ओवर कर दी है। पर जिस तरीके के केसेस इन्होंने गो थ्रू करे हैं, जो देखे हैं, जो देख रहे हैं, आजकल लोग इनके पास आ रहे हैं, आपको वो जान के बहुत ही मज़ा भी आएगा, हैरान भी होगा। क्योंकि भाई हम आधे घंटे सर से ऑफ कैमरा बात कर चुके हैं और हमारा तो दिमाग के पेज थोड़े से हिल चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल कर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। और थैंक यू सो मच आप कैमरा पे आए, क्योंकि बहुत लोग डिस्क्लोज नहीं करते अपनी आइडेंटिटी और बहुत चीज़ें खुल के भी नहीं बताते। सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा क्लाइंट टकर गया हो, क्योंकि जस्ट आपने किसी को रेड हैंडेड पकड़ लिया, उसे भी पता चल गया कि इसका ऑफिस कहाँ है, तो आपकी लाइफ पे कभी थ्रेट हुआ है कि भाई इन्हीं को साफ करो, डिटेक्टिव साहब को? नहीं, ऐसा भी हुआ है। वो भी मेरे एक पॉडकास्ट में जो मुझे साफ कर दे उन्हें मैं ही कर दूं। मेरे पास क्या होता है, वो क्लाइंट को कैसे पता चलता है? उल्टी कर देता है आदमी। उल्टी किसे बोलते हो? कि अगर वाइफ ने हस्बैंड के पीछे लगाया तो अगर आपस में प्यार बैठ गया तो बता देगी सब कुछ, राइट? या अगर हस्बैंड अगर स्ट्रांग है, उसने उसके ऊपर कुछ प्रेशराइज डाल दिया तो बता देगी। हमारी लाइफ को रिस्क तो है, हमारी लाइफ को रिस्क तो है, ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कंपनी चला रहे हो भाई, रिस्क है। कोई भी आदमी उठा के कट्टा मारेगा तो पर लेकर आएगा, गोली मार देगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सर दिल्ली में तो बदमाश है बहुत। दिल्ली क्या, हर जगह ही है। मैं ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में काम करता हूँ, हर जगह ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं लंदन में भी करता हूँ, मैं स्वीडन में भी करता हूँ, हर जगह करता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है, हर जगह ही है बदमाश। नाउ वो एक बंदे को पता चल गया और वो मेरे पास आया बड़ा उच्च ऑफिस के अंदर, मेरे बीका जी ऑफिस के अंदर हुआ था ये कांड। बड़ा शोर मचाया उसने, ठीक है कि नहीं? कहता मैं गोली मार दूंगा। मैं कहा मार। मेरे ये वर्ड थे जो मैंने पहले ही बोला, मैं तेरी औकात है तो तू मुझे मार के दिखा, लेकिन तुझे ये नहीं पता यहाँ सब कुछ तेरा रिकॉर्ड हो रहा है, कोई तेरे को कैमरा नज़र नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग तेरी पूरी हो रही है। और मैं क्या कोई दिक्कत नहीं है, तू बच के दिखा दियो, तू बच जाएगा तो तेरी गारंटी। मैं क्या मेरी किस्मत में होगा आज मैं मर जाऊँगा। दिस हैज़ हैपेंड, राइट? लेकिन उसे जब सारी चीज़ें समझाई तो धीरे धीरे वो शांत हो गया एकदम, राइट? फिर उसने माफ़ी मांगी, फिर उसने सब कुछ किया। फिर उससे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर वो अपने आप को ठीक करे, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। मैं कहा बॉस यहाँ पर आप ये गलती कर रहे हो, ऐसे करो ना, क्यों उसको मौका देते हो आपके लिए ऐसे करें? अब उनकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये थ्रेट है। एक ऐसा प्री मैरिटल का थ्रेट भी था। एक लड़के ने मेरे से इन्वेस्टिगेशन कराई थी, वो ओवरसीज़ में रहता था, उसने मेरे से इन्वेस्टिगेशन कराई थी। उसने अच्छे पैसे खर्चे थे उस समय, बहुत अच्छे पैसे खर्चे थे। ये स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। देन जब मेरे से रिपोर्ट डिस्कस करने का, फिर वो ओवरसीज़ से इंडिया आया। जब मेरे से रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए बैठा तो मुझे कहता है कि ये मुझे नहीं कर, आपको ये लड़की बेकार है, इससे शादी नहीं करनी। तो मेरा छूटते ही क्वेश्चन था, तेरा किसी और के साथ चक्कर है? मैं कहा तूने डीप इन्वेस्टिगेशन कराई है फैमिली की और इसकी लड़की की। और लड़की पास हो गई थी? लड़की 100% पास, 100% पास थी लड़की।
मैं क्या लड़की फर्स्ट क्लास है, मैं क्या केयरिंग है, सब कुछ है, मैं क्या तेरा किसी के साथ चक्कर है? कहता नहीं। मैं क्या तू गे है? कहता नहीं। मैंने कहा तूने शादी तो नहीं कर रखी ऑलरेडी? कहता नहीं। कहता पुरी साहब आप एक बात बताओ। कहता सर मैं आपको दूसरा केस दूंगा तो उसमें भी तो इतने पैसे ही दूंगा, आप बोलो ना हाँ ये खराब है छोड़ो इसे, अब दूसरा केस ले लेना मेरे से। मैं कहा ना, क्योंकि हमारा काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। तो मैंने उसे बोला नहीं बॉस, इट इज़ नॉट राइट। मैं कहा यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप गलत कहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि ये लड़की परफेक्ट है मेरे हिसाब से। कहता यार हायर मैंने आपको किया, एडवोकेसी आप उसकी कर रहे हो। सही बात है। एडवोकेसी आप उसकी कर रहे हो। मैं कहा यार बात एडवोकेसी की नहीं है, कुछ ठीक और गलत भी होता है ना कोई वर्ड, ठीक है कि नहीं? मैंने कहा कुछ ठीक और गलत भी वर्ड होता है, मैं कहा उसमें तो नहीं गड़बड़ होनी चाहिए ना। नाउ यू आर गेटिंग मी। मैं कहा ये लड़की तो ठीक है मेरे हिसाब से, गलत है ही नहीं। अब बड़ा वो हैरान हुआ। चलो जी हमारी मीटिंग कॉल, वो मेरे से एग्री नहीं हुआ, मैं उसे समझाता गया। उसने एक पॉइंट दिया कि उसकी भाभी ऐसी, ये वो उसका ये, और उसका भाभी के साथ रिलेशनशिप अच्छा था लड़की का, राइट। तो उसने बोला कि ये भी वैसी होगी अगर भाभी इसकी ऐसी है तो। मैंने कहा उससे कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, क्योंकि उसके साथ इसकी बॉन्डिंग जरूर है लेकिन ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि ये भी ऐसी होगी, ठीक है कि नहीं। चलो केस ख़त्म हो गया। 2 महीने के बाद मुझे ऑफिस में कार्ड आता है, शादी का कार्ड। शादी का कार्ड। मैं लड़की देखता हूँ तो वही लड़की है। अब वो एक ऐसी कंट्री में बैठा हुआ है जहाँ पर हमारी कंट्री में अगर दिन है तो उसी कंट्री में रात है, राइट। तो वो मुझे शाम को कॉल करता है, जब मेरी नाइट स्टार्ट होने लगती है इवनिंग के बाद, तो मुझे कॉल आ जाता है, कार्ड मिल गया सर। मैं क्या मिल गया? मैं क्या साले तू उसी लड़की से शादी कर रहा है? मैं क्या दूसरी लड़की से शादी कर रहा है? कहते सर आपको याद है? मैं क्या मेरे माइंड से कोई चीज़ निकलती नहीं है। मैं क्या मैंने बोला था ये लड़की अच्छी है, तूने कहा था नहीं, तूने मेरे से नाराज़ हो गया, तू चला गया, मैंने भी कुछ नहीं कहा, ना तेरी मेरी बातचीत हुई, ना तूने कोई दूसरा केस दिया। मैं भी समझ गया कि यार ठीक है कोई बात नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके। बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई गलत को, मैं तेरी गलत बात को हाँ कैसे कर दूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने उस चीज़ को उसके एग्री नहीं किया था। कहा कहते नहीं सर अब आपको मैं मैडम के लिए और आपके लिए मैं आपको टिकट्स भेज रहा हूँ, मैं आपको ये कर रहा हूँ और आप जो है इधर आ जाना। मैंने कहा भाई मैं किसी की शादी पे नहीं जाता, मैं कहा मैं सिर्फ अपने दोस्तों यारों की शादियों में जाता हूँ, अपने फैमिली क्लोज की शादियों में जाता हूँ। मैं कहा मैं किसी क्लाइंट की शादी में नहीं जाता। मैं कहा मैं तो नहीं आऊँगा। अब अगर सोचा जाए तो आज की डेट में बिजनेस क्लास उस कंट्री के अंदर 3.5-4 लाख से कम नहीं है एक टिकट। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, राइट। सो इट वाज अ गुड अमाउंट ऑफ द मनी विच द पर्सन वाज ऑफरिंग मी एट दैट टाइम। आई रिफ्यूज। चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गई ना, हम गए ना, उसने फिर टिकट भेजी, सब कुछ। मैंने कहा आशीर्वाद लो मेरा, दैट्स इट, खत्म। 6 महीने के बाद मैं ऑफिस घुसता हूँ, ठीक है। उस समय मैं अपने ऑफिस में ही, डायरेक्टर ऑफिस हमारा स्टाफ के साथ ही होता था, लेकिन स्टाफ मैं अपना पर्सनल रखता था उस समय, तो वहाँ बैठता था। तो मैं घुसता हूँ तो आता है तो लड़की मुझे बता देती कैसे से आया। मैं देखता हूँ, मैंने कह रहे तो वही है बच्चे, वही चीज़ प्रॉब्लम। मैं अंदर बुलाया, चाय कॉफ़ी के लिए पूछा उनसे। मैंने कहा, कहती है आई, उसने मुझे पैरों को हाथ लगाया। लड़की आई, उसने मुझे पैरों को हाथ लगाया। लड़की आई हुई थी? लड़की साथ लेकर आया, अच्छा, लड़की दोनों बीबी आए। साथ आई, दोनों आए थे, पैरों को हाथ लगाया। मैंने इमीडिएटली आशीर्वाद दिया। मैंने बोला तूने उल्टी कर दी, मेरे वर्ड थे। मैं कहा तूने बता दिया यार उसको, हैं? मैं कहा तेरे को मना किया था ना। कहता सर बस एक बारी कुछ हो गई थी हमारी, ज़्यादा दारू वारू ज़्यादा पी ली थी, तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया। तो मैंने बता दिया कि तेरा एक बाप तो है ही है इंडिया में, ठीक है कि नहीं, एक दूसरा बाप है जिसने इतनी एडवोकेसी की और मुझे मजबूर किया कि मैं तेरे से शादी करूं, ठीक है कि नहीं। तो ओके। तो कहती मैं फिर कहा कि चल टिकट करा और हम चलते हैं, उनसे अब मिल के आते हैं दोबारा। तो वो इनफैक्ट दे हैव कम एंड दे सेड कि जब तक हम लोग ज़िंदा हैं हमारा ये घर
आपका घर है, आप कभी भी हमारी कंट्री में आओगे, आप हमारे साथ स्टे करो, एंड दिस इज़ ऑल। सो दिस इज़ ऑल्सो, मतलब कि ये एक अच्छा भी हुआ उसने बताया, एक गलत भी मैंने आपको बताया, एक अच्छा भी बताया, लेकिन ये चीज़ें गलत है। हमारे को थ्रेट कहाँ से आता है? उल्टी करने से। जब दूसरा आदमी ही सारी चीज़ रिवील कर देगा। हमारे यहाँ तो एनडीए साइन होता है, हम एनडीए साइन करके देते हैं, हम लेटर ऑफ अथॉरिटी लेते हैं, और लेटर ऑफ अथॉरिटी उससे लेंगे जो उस केस को कराने का हकदार है। ऐसे नहीं है टॉम डिक एंड हैरी हमको आ जाए और बोले जी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर दो, हम कर देंगे। भाई तू उसका मामा है, चाचा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता। ब्लड रिलेशन में है तो करा सकता है, राइट? बाप है तो करा सकता है, हस्बैंड है तो करा सकता है, वाइफ है तो करा सकती, ऐसे कोई नहीं करा सकता। तो वो चीज़ें हैं। तो हमको थ्रेट कहाँ से मिलते हैं? हमको थ्रेट वहाँ से आते हैं, कोई अच्छा हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है। और सर कोई ऐसा भी केस है जहाँ लड़की की तरफ से मल्टीपल पार्टनर्स हो, चीटिंग हो रही हो, पकड़ी गई हो लड़की? देखो ऐसा है, आज की डेट के अंदर अगर हम ये चीज़ बोलेंगे कि सारे लड़के शरीफ हैं या सारी लड़कियां शरीफ हैं, गलत है। सही बात है। आज की डेट में हर बच्चा इंडिपेंडेंट है, हर बच्चे के रिलेशंस होते हैं, राइट? और बेसिकली हम प्री मैरिटल के अंदर सबसे पहले क्लाइंट को बोलते हैं कि आप पास्ट में ये मत सोचो कि इसके रिलेशनशिप नहीं होंगे। आप शादी कर रहे हो, आप मान के चलो कि इसके 3-4 बॉयफ्रेंड होंगे ही होंगे मिनिमम, और ये 2-3 के साथ सोई भी होगी। हाँ सही बात है। जहाँ तक, ठीक है कि नहीं, बॉलीवुड की हीरोइंस इतनी बड़ी बड़ी शादी करती हैं, राइट? तो क्या वो सब नहीं कर सकती? तब भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली एक्सेप्ट करती है ना। इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता तुम मिडिल क्लास सोचते हो, तुम इस चीज़ से बाहर आ जाओ। तुम ये मत सोचो कि नहीं होंगे पार्टनर। हाँ, पार्टनर वहाँ गड़बड़ होती है जहाँ पर शादी हो जाती है, तब भी पार्टनरशिप होती है। तब अपने हस्बैंड को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे, आप किसी अपने दोस्त को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उधर अपने बॉस को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्योंकि उससे आपको पैसे मिलने हैं। आपको हर जगह दूसरे तीसरे को इंपॉर्टेंस देनी है। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपको 3-4 डिफरेंट केसेस आ जाते हैं सामने, जो विच इज़ ऑलवेज हैपन्स। इट इज़ नॉट दैट कि सर मोस्टली आजकल कौन ज़्यादा चीटिंग कर रहा है आपके हिसाब से? मतलब गर्ल्स ज़्यादा पकड़ी जा रही हैं फिर बॉयज़? देखो, जो पोस्ट मैट्रिमोनियल इंक्वायरीज़ हैं इन्वेस्टिगेशंस की, वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही करा रहे हैं, करवा दोनों ही रहे हैं। दोनों ही करवा रहे हैं। ज्यादा कौन कर रहा है? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट गिव यू द आंसर, राइट? 60% तक जो केसेस होते हैं, ये सिर्फ मन का वो होता है, डाउट होता है। ये सिर्फ मन का डाउट है। अगर एक बंदा फ़ोन पे बिजी है, एक बंदा आपको पासवर्ड नहीं दे रहा, एक बंदा टॉयलेट में आधा 1 घंटा बात कर रहा है, एक आदमी ये कर रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको लगता है कि रिलेशनशिप, एक आदमी आपसे सेक्स नहीं कर रहा, फिजिकली आपको नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, आपको कहाँ लगता है? तो वो सारी चीज़ों को पूरी करो ना। तो एक्चुअली क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि लड़कों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं या लड़कियों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग। मैं कहता हूँ 55 से 60% केसेस तो बिल्कुल गलत होते, जो एक डाउट होता है। एक लड़की को आपने पढ़ा दिया, वो शादी करके आई, आपने पढ़ा दिया, अरे उसका राइट है। जब आपने शादी की, आपके घर आ गई, अगर उसने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं ये कर चुकी हूँ, तो भैया हस्बैंड को ही पैसे खर्चने पड़ेंगे। नहीं करेगा तो क्रूरलिटी में आ जाएगा, डोमेस्टिक उसमें आ जाएगा, डीवी एक्ट के अंदर आ जाएगा, क्रूरलिटी में आ जाएगा। तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। अब हर आदमी अपने हिसाब से उस चीज़ फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है। जहाँ तक लड़के लड़कियों की बात है, राइट, बराबर ही होता है, ऑलमोस्ट बराबर ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि लड़कियां ज़्यादा हैं या लड़के ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बता 45%, मैं बोलूँगा 40 से 45% जो है ये, मतलब कि अगर मैं स्विंग को देखूं तो 2-3% लड़कियां ही ज़्यादा होंगी लड़कों से। यही तो सुनना चाह रहे थे हम सर। भाई आप क्या सुनना चाह रहे थे? आपने मुझे नहीं बताया। तो रियलिटी बता रहा हूँ कि लड़कियां ही आपको 2-3% ज़्यादा ही नजर आएंगी, लेकिन वो मार्जिनल होती है यार, ऐसा नहीं है। नहीं लड़कों के भी रिलेशंस इतने होते हैं, कोई ये थोड़ी है। सर, आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इतने डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं, शादियां टिक नहीं रही हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है मेजर? लिसन साहब इतने साल से कर रहे हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, थोड़ा बताइए। देखो आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और राइट्स फीमेल्स के पास बहुत ज़्यादा है,
एक टाइम था जब हम प्राइवेट कंपनी को हमने स्टार्ट किया था, हमारी ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती थी 1986 में। मैं एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड का बंदा हूँ। जब मैंने अपने फादर से इस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी, तो मेरे फादर जो है उन्होंने ही मुझे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दी और मैंने उनसे जाहिर की अपनी। तो वो भी डिटेक्टिव ही थे आपके डैड? वो अंडरकवर की तरह काम कर रहे थे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो उन्होंने हमें समझाया सारा। तो उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से तुम करोगे, क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन में है क्या, तुम कमाओगे क्या। मुझे याद है 1986 में मात्र एक 75 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा। मैंने अपनी फर्म खोल दी AMX डिटेक्टिव्स, और मैंने कहा चलो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मीन माई फादर हैज सजेस्टेड मी, ही सेड कि बॉस यू डू वन थिंग, यू हैव एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, तो आप जो है बेसिकली किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ लगो। अच्छा। उसके पास काम करो, क्योंकि आपको इनकम टैक्स की नॉलेज हो जाएगी, आपको कंपनीज एक्ट की नॉलेज हो जाएगी, आपको सेल टैक्स की नॉलेज हो जाएगी। उस समय GST नहीं होता था, सेल टैक्स होता था। ये 3 मेजर डिपार्टमेंट होते थे, किसको क्या चीज़ कहाँ से निकालनी है, क्या इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत यूज़फुल है फाइनेंशली, आपको फाइनेंशली नॉलेज होनी चाहिए। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ लग गए, अपनी कंपनी साथ पे चला रहे थे, उसको बता दिया और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ लग गए सीखने के लिए। एवरीथिंग इज़ देयर एंड आई वाज हैंडलिंग इट। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ लग गया। नाउ बेसिकली क्या था कि जब मैंने अपने फादर से उस समय डिस्कस किया, बैक टू दैट, फादर से जब डिस्कस किया तो उनको बोला कि सर हमने एक पिक्चर देखी थी पूरब और पश्चिम, किस तरह से वेस्ट का कल्चर ईस्ट में हावी हो रहा है, ईस्ट का वेस्ट में हो रहा है। तो आने वाले टाइम पे ये मैट्रिमोनियल सेगमेंट्स आएंगे हमारे पास। तो कहते यार तू कितनी लंबी बात सोच रहा है, कहते तो पॉसिबल ही नहीं है, तू कहाँ की बात सोच रहा है, कितने साल बाद की बात सोच रहा है। मैं कहा जी मैं तो 20 साल बाद की बात। तो 20 साल तक क्या करेगा। मैंने कहा 20 साल तक इतना कर लूँगा कि मेरा सिस्टम चलेगा। 75 रुपीज़ से स्टार्ट किया। 91 अक्टूबर में मेरी शादी हुई। उस समय मैं 3500 रुपये कमा रहा था। जब मेरा पहला बच्चा 1.5 साल के बाद हुआ, आज वो मेरी कंपनी की CEO है, तान्यापुरी, राइट। हमारी 2 कंपनीज हैं, AMX डिटेक्टिव्स और दूसरी एलीट डिटेक्टिव्स इंडिया। वो जिस टाइम पैदा हुई अप्रैल 93 के अंदर, तो उस समय मैं 6500 रुपये कमा रहा था। मेरी जब दूसरी बेटी 97 में पैदा हुई लास्ट में, राइट, तो उस समय मैं अप्रॉक्सीमेटली 20-21 हज़ार रुपये कमा रहा था। तो ना धीरे धीरे ये मैं आपको अपना सफ़र बता रहा हूँ 86 से 97, जहाँ मैंने 75 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, तो मैं 20-21 हज़ार रुपये 97 तक मैंने कमाने स्टार्ट कर दिए थे। इफ़ यू थिंक अबाउट दैट 20-21,000 रुपीज़ इन 97, इट्स अ बिग डील, वेरी बिग। इट इज़ नॉट लेस, इट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। इट वॉज नॉट लेस, इट इज़ ऑल ओके। पर ये आप केसेस से ही कमाते थे या? केसेस से। तो उस टाइम कैसे केसेस आते थे आपके पास? मैं वही आ रहा हूँ। उस समय हमने जब फाइनेंस का सारा सीख लिया कि किस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल होगी, तो हम फाइनेंशियल केसेस से कमाते थे, क्योंकि ना तो प्री मैट्रिमोनियल था, ना पोस्ट मैट्रिमोनियल था, ना डिवोर्स केसिंग था, ना मिसिंग पर्सन था, ठीक है कि नहीं। थेफ्ट होता था, उसमें कमा लेते थे हम। थेफ्ट के केसेस में हम डील करते थे, थेफ्ट में हम पकड़ते थे बंदों को, राइट। थेफ्ट केसेस में हम उसको इंक्वायर कर लेते थे, सारी चीज़ें, उसमें पैसा अच्छा मिलता था, ठीक है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट था, जो आज की डेट में भी है ग्रे एरिया। बेसिकली डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, एक आइटम है, एक फिलिप्स की आइटम है, कोई फिलिप्स के नाम से बेच रहा है, कोई उसके जैसे बिस्लरी अलग अलग नामों से अलग अलग नामों से बिक रही है, स्टेशनों पे अलग अलग होगी, बिस्लरी के स्पेलिंग चेंज कर देंगे, सब कुछ होगा। तो अब वो फैक्ट्री कहाँ पर है, वो कहाँ से कहाँ पर जा रही है, वो सारी चीज़ें आपको जड़ तक पहुँचना है। तो उससे कमाई होनी स्टार्ट हो जाती थी। वो हमारा एक टाइम था, ठीक है कि नहीं। वो बहुत लिमिटेड केसेस आते थे जिसके अंदर जो है बेसिकली किसी की अगर सर्वेलेंस करनी है, उस समय हम अपने इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन करते थे। हम उनको पूरा बोलते ग्राफ बनाओ, जहाँ आपको सर्वे करनी, जहाँ से आपको सर्वेलेंस करनी है वहाँ जाओ, वहाँ पूरा स्ट्रक्चर देख कर आओ कि वहाँ पर आप पोजीशन कहाँ पर ले सकते हो, राइट। जो आज भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने केसेस में। हमें पोजीशन बताओ कहाँ लेनी है, कोई पार्क है, क्या चीज़ है, निकलने के कितने रास्ते हैं, कितनी टीमें लगेंगी वहाँ पर। सो ये सारी चीज़ें जो आज भी मैटर करती है, ये हमने उस समय स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ थी। जहाँ तक आपने मेरे से बात की थी, मैं दोबारा उस चीज़ पे आ रहा हूँ कि सोशल मीडिया और किस तरह से डिवोर्स की चीज़ें और ये ज़्यादा बढ़ रही हैं, कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस आ गई, आजकल राइट्स आ गए फीमेल्स के पास। आपने शादी की, आप फीमेल को अपने घर ले आए, तो उसके राइट स्टार्ट हो गए। आपका राइट तो कुछ भी नहीं बना। अगर उसके पास नॉलेज है, उसके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी सारे राइट उसके पास है, आपके पास नहीं है कुछ भी। जब आपके पास कुछ है ही नहीं,
तो आप कैसे करोगे? आपको सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, आपको सारा सिस्टम बनाना पड़ता है आपको। तो इसलिए जो है डिवोर्स के केसेस, और जहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी छोटी सी चीज़ में एक सम अप कर देता हूँ, पेशेंस लेवल यंग जनरेशन में नहीं है। सबसे पहली चीज़, वो मेरे बच्चे क्यों ना हो, हर चीज जल्दी चाहिए। पेशेंस लेवल नहीं है। सबसे पहले पेशेंस लेवल चाहिए। सेकंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करो। आपको अगर अपनी वाइफ से प्रॉब्लम है, डिस्कस करो। नहीं करते, ईगो को आप जेब में, इस साइड का जेब कभी मत रखो, इस साइड के जेब रखो, एक नहीं दो रखो। ईगो को यहां दबाओ और उसके ऊपर बैठ जाओ। अगर किसी के लिए वेट करना पड़े, इट इज नॉट ईगो। यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट कि यार इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया। ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव साइड ऑफ अ पर्सन, जो बच्चों में आजकल नहीं है। जहाँ पर वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, जहाँ पर उनके पास पेशेंस नहीं है, और सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो स्पेस नहीं देते एक दूसरे को। आज हर किसी बच्चे को स्पेस चाहिए। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो आपका कैसे काम चलेगा? भाई आप शादी कर रहे हो, आपको स्पेस चाहिए, आपको फैमिली में अपनी स्पेस चाहिए। आपके अगर 2 भाई हैं तब भी आपको 3 भाई हैं, बहनें हैं, आपको एक स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्पेस ही नहीं देते। आजकल क्या है, नेट इतना, हर आदमी मोबाइल पे लगा, टक 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 कर रहा है, पासवर्ड लगाए हुए हैं। भाई अगर तुम क्लियर हो तो तुम्हारे, अगर पासवर्ड लगा भी हुआ है तो पब्लिक के लिए हो सकता है ना। तुम अपनी बीवी को तो बताओ, बीवी अपने हस्बैंड को तो बताए, बताते ही नहीं। जहाँ पर ट्रस्ट लेवल नहीं है। सर बैकग्राउंड चेक भी तो नहीं होता आजकल, जैसे टिंडर पे मिले या कहीं डेटिंग ऐप पे मिले फिर शादी कर ली, कुछ पता ही नहीं फैमिलीज के बारे में, कैसी है लड़की कैसी है। वो भी एक बहुत ज़्यादा ये सब क्रिएट कर रहा है कि भाई देखो, एक ये है जो आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। इसके अलावा भी कई लोग जो चेक कराते ही नहीं है प्री मैट्रिमोनियल। मैं कहता हूँ पोस्ट मैट्रिमोनियल चेक कराने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ, खुद मैं कंपनी रन कर रहा हूँ इतने टाइम से, मैं बोलता हूँ पोस्ट मैट्रिमोनियल मत चेक कराओ। पोस्ट मैट्रिमोनियल में गाइडेंस लो हमसे कि कैसे कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, आप उसे स्पेस दे सकते हो कैसे। लेकिन अगर आपने प्री मैरिटल बैकग्राउंड चेक नहीं कराया, आपने इंक्वायरी नहीं कराई, तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी? आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रेड्स क्या हैं उसकी पर्सनैलिटीज़ के अंदर, वो किस चीज़ को लाइक करता है या लाइक करती है, वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देती है, वो अपने को कितना इंपॉर्टेंस देता है, राइट, वो अपनी फैमिली को कितना इंपॉर्टेंस देता है, वो अपने सर्कल को कितना इंपॉर्टेंस देता है, राइट, उसे कितना घूमना है, कौन सी मूवीज़ देखनी है, कौन सा म्यूज़िक सुनना है उसे, कौन से शो देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें, कितना खर्चा आपने, कितना कमाता है, कितना खर्चा करना है, ये सब चीज़ें क्या है। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इज मच मोर एज कंपेयर टू द पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। तो ये टेंडर पे मिलो या आप किसी और डेटिंग ऐप पे मिल जाओ, लेकिन प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। सर ये किसी केस से समझते हैं कि कोई आपके पास आया हो, कोई क्लाइंट, और वो कह रहे हो कि यार मुझे सो एंड सो की इन्वेस्टिगेशन करानी है। जैसे आप ये कह रहे हो कि भाई वो फैमिली को कितना प्रायोरिटाइज करता है, ये तो ये इतनी अंदर की बातें या फीलिंग्स कैसे पता चल जाती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, कोई केस के एग्जांपल से बताओ। ऐसा होता है ना, जैसे हमारे पास कोई केस आया, ठीक है, राइट, हम सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं उस बंदे की जो हमारे पास केस लेकर आया। वो कितना जेन्युइन है, वो किस लेवल तक गया हुआ है। वो अगर लड़की आई है लड़के का, या लड़का आया है लड़की का, आजकल 90% केसेस लड़के ही कराते हैं, लड़कियां नहीं कराती, क्योंकि उनके पास राइट्स है सारे। फीमेल्स के पास हर राइट है उसके पास, तो वो जनरली नहीं कराते, उनको कोई टेंशन भी नहीं होती। अब जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उन्होंने क्या पहना हुआ है, किस तरह से बात कर रहे हैं, हमें क्या इनपुट देंगे, जिसके बेस पे हमें काम करना है, और हमसे क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर वो किसी का करेक्टर वेरिफिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी की एक्टिविटी वॉच कर दो, क्योंकि देखो प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी जो है ये एक पुलिस डिपार्टमेंट तो करेगा नहीं। 1 लाख से ऊपर एक आदमी है, हमारी 144 करोड़ की जनता है, एक पुलिस वाला भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो आप सारे एनालाइज करो, पुलिस नहीं करेगी, रॉ नहीं करेगी, सीबीआई नहीं करेगी, आईबी नहीं करेगी, तो कौन करेगा? एक प्राइवेट डिटेक्टिव करेगा। जब प्राइवेट डिटेक्टिव उसको एनालाइज करता है तो प्राइवेट डिटेक्टिव सबसे पहले इनपुट्स को देखता है कि मेरे पास क्या क्या इनपुट्स आ रही है और मेरा क्लाइंट मेरे से क्या मांग रहा है। ओके, मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे जी उसकी सर्वेलेंस करानी है, एक्टिविटी वॉच करा दो, मुझे करेक्टर चाहिए उसका। ठीक है जी, आप उसके घर का पता, ऑफिस का पता, उसकी फोटोग्राफ, उसका नाम और उसकी जो है बेसिकली गाड़ी का नंबर दे दो। गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी तो है नहीं। अब
कैसे जाता है वो, ये तो हमें पता भी नहीं। तो आप अगर आज की डेट के अंदर एक आदमी के पास अगर कार नहीं है तो आप शादी क्यों कर रहे हो? सही बात है। मैं ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप मेरे पास आए हो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, उसके ऊपर भी पैसे खर्चोगे, आपके होने वाले जवाई के ऊपर, तो कार भी नहीं है उसके पास। नहीं 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 नहीं, कार है तो सही, लेकिन हमें कार का मालूम नहीं है, अच्छा, नंबर नहीं पता। नंबर नहीं पता। मैं कहा कोई बात नहीं, वो तो हम देख लेंगे जब गाड़ी निकलेगी, लेकिन एक दिन पहले हम सर्वे करेंगे। सर्वेलेंस से पहले हम सर्वे करेंगे। सर्वे में हम ये देखेंगे कि उनके पास कोई गाड़ी है, हमारे पास पोजीशन खड़ी करने की है कि नहीं है, हमने कितनी टीम खड़ी करनी है, और आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप जो हमें दे रहे हो उसको मैच करेंगे। अगर हो पाएगा तब आपकी सर्वेलेंस होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कहते हैं यार ये तो हमें तो, हम 4 डिटेक्टिव से बात कर ली, तो चारों ने तो बोल दिया कि हम तो कर लेंगे, आपने तो मना कर दिया। तो भाई ढंग होता है काम करने का, एक केस के ऊपर 3 बंदों ने काम करना है, ठीक है। एक दिन में एक करेगा, पहले दिन सोमवार को एक बंदे ने किया, मंगलवार को दूसरे ने किया, बुधवार को तीसरे ने किया, चौथे दिन जो है वीरवार वाले दिन पहले वाला बंदा काम करेगा, जो कहीं पकड़ा भी ना जाए, काम भी सही हो ढंग से। भाई 8-10 घंटे लगने हैं काम करने में, सुबह से लेके शाम होनी है, और अगर पकड़ में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उनको हम एनालाइज करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती है। तो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अ पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, अदर इन्वेस्टिगेशन। सर कोई केस समझते हैं? एक बड़ा यूनिक सा केस था मेरे पास, राइट। वो बंदे तो मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरी डॉटर भी करती है, मेरी वाइफ भी काउंसलिंग करती है, राइट। हम काउंसलिंग भी करते हैं, प्री मैरिटल की भी करते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल की भी करते हैं। एक केस आया मेरे पास, एक लड़का और उसके फादर आते हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं कि सर हमें ना काउंसलिंग करानी है, हमारा भाई जो है, वो लड़का बोलता है, फादर बैठ जाते हैं चुपचाप, भाई जो है, एंड दे सीम टू अ वेरी जेंटल पर्सन एंड वेरी रिच कम्युनिटी, हाई क्लास। हाई क्लास। जिस हिसाब से उन्होंने जो पहना हुआ था, जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, जिस हिसाब से वो सिस्टम था सारा, राइट। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि कितनी उम्र है लड़के की? कहते जी अप्रॉक्सीमेटली उसकी उम्र 37 साल है, मेरे से वो छोटा है। तो उसकी उम्र भी लड़के की 40-42 साल होगी। तो बाप आप मान सकते हो कि 65-70 के आसपास का हो गई होगा, बाप 70 के आसपास का हो गई होगा। वेल्दी पर्सन थे, ऐसी बात नहीं। तो मेरे पास जी वो केस लेकर आते हैं, मैं कहता हूँ जी ठीक है। अब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग का एक्स अमाउंट ऑफ मनी हम चार्ज करते हैं, दे नेवर से एनीथिंग कि इसमें हमें 2 रुपये डिस्काउंट दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, दे डोंट डिस्कस। हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। अब लड़के की जब काउंसलिंग ख़त्म होती है तो उसके बीच में हम नोटिस करते हैं कि लड़का फीमेल्स के लिए अट्रैक्ट हो रहा है बार बार। ये कैसे नोटिस करा आपने? जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और इसी कमरे के अंदर अगर 3-4 फीमेल्स हो और मैं आप लोगों की बजाय उनको देखूं, दिस इज़ रॉन्ग। If I am sitting in a coffee shop, if I am sitting in a bar, right? So there the females are also coming, there the males are also been over there. But why you look at a female and who's a beautiful, right? जो अच्छी है, जिसने कम कपड़े पहने होंगे, तुम उसको क्यों देख रहे हो, right? ये तुम्हारा राइट नहीं है। वो उसने कपड़े पहने हैं, वो उसका राइट है, तुम देखो ये नहीं है। वो सिस्टम मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। 3 घंटे की उनकी काउंसलिंग हुई, मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके बाद उनके फादर और ब्रदर से बात की, लड़के को तो भेजा मैंने, सब कुछ हुआ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब एनालाइज करते हैं, देखते हैं आपका क्या सिस्टम है। मैंने उनको बोला जी मुझे सर्विलेंस चाहिए आपके बेटे की। कहते गुरु साहब क्यों सर्विलेंस चाहिए? मैं कहा जी ये वारदात हुई थी और मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ चक्कर होगा। ये आपको बता क्यों नहीं रहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने उस लड़की को, एक लड़की, ठीक है, जब हमने सर्विलेंस की तो देखा कि वो 2 दफ़ा मिली उससे। एक लड़की उससे सर्विलेंस में एक होटल के अंदर वो 4-4 घंटे रुके, पूरे दिन का उन्होंने होटल का रूम का पे किया सब कुछ, और 4 दिन रुके। हमने एक लड़की को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर ये किसी और के साथ भी होता तो दूसरी लड़की भी आ जाती। एक ही लड़की थी, हमने उसकी फ़ोटोग्राफ्स निकाल ली, सब कुछ कर लिया। अब जब हमने उसके फादर और उसके ब्रदर को केस दिखाया, वो तो बोलने लायक ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या हो गया? जो आपने फोटो दिखाई उनकी, मैंने फोटो इनके दिखाई, साथ ही होटल में थे, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आप जानते हो इसको? कहते ये तो हमारी डॉटर इन लॉ है।
इसकी बीवी है। ओ भाई साहब, मतलब भाई की बीवी के लड़का साथ। मेरे पास अपने भाई के लिए काउंसलिंग के लिए आया था, इसका मतलब उसके बाप ने उसे प्रेशराइज किया होगा, तब वो आया, राइट। और उसने बोला कि ठीक है यार, काउंसलिंग ही करानी है, काउंसलिंग करा दो, काउंसलिंग करा के खत्म हो जाएगा, क्योंकि लड़का तो जब फिर मैंने उसके साथ डिस्कशन किया, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बात की, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना मालूम हो। मतलब आप पर्सनली बैठे उनके बड़े बेटे के साथ भी? बड़े बेटे और फादर से मेरी डिस्कशन हो रही है ना, सर्वेलेंस की रिपोर्ट जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब फोटो दिखा रहा हूँ, तो मैंने उसे बोला कि नहीं भैया, तेरा जरूर गड़बड़ है। तू इन्वॉल्व है, तेरी पीठ के पीछे नहीं हो रहा ये। यस, मैं क्या तेरी मर्जी से सारे काम हो रहे हैं। मैं क्या नहीं तो तेरी वाइफ 4 घंटे के लिए कैसे जा सकती है, और तुम्हें पता नहीं है? और मैं क्या तू कैसे कैसे सोच सकता है, तेरा भाई भी नहीं है और वो भी नहीं है, और तू कुछ तेरे को पता ही नहीं होगा। मैं क्या पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो तो उसने कुछ नहीं बोला, फिर बाप ने बोला, बाप उठा, उसने बोला कि आई हैव दिस मच प्रॉपर्टी मिस्टर पुरी, एंड आई नाउ गॉट बीन ओवर देयर, एंड आई वाज आल्सो बीन हैविंग अ डाउट। ओह, तो मैंने कहा सर फिर आपने काउंसलिंग क्यों कराई मुझसे, आप सीधा मुझसे सर्विलेंस मांग लेते। कहते लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ऐसा पॉसिबल भी है। अब वो मेरे से, अगर मेरी 60 की चल रही है, तो मेरे से भी 8-10 साल बड़ा आदमी था। तो इमेजिन करो कि हमारे जो थॉट्स हैं वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आजकल की जनरेशन जैसे नहीं है, जैसे आप लोगों की हैं वैसे हमारे नहीं है, राइट थॉट्स, बट स्टिल he can understand about that, he can equalize with them. Now whatever they have done, whatever they have not done, it is over there. तो भाई साहब हमने स्टार्ट काउंसलिंग से किया, ठीक है कि नहीं, सर्विलेंस भी हो गई, और यहाँ तो पोस्ट मैट्रिमोनियल अफेयर निकल आया। और वो क्यों निकला, क्योंकि प्रॉपर्टी का चक्कर है सारा। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो चाहते ही नहीं है कि इस लड़के की शादी हो और वो कोई लड़की आ जाए और उसके भी आगे बच्चे हों, अरे हिस्सा ना हो कुछ। और फिर मैंने उससे बोला, मैं कहा तेरे 2 बच्चे हैं, उसमें से हो सकता है या तो दोनों उसके हों या एक उसका हो। वो कुछ मुझे काउंटर नहीं कर पाया, उसने मुझे कुछ काउंटर नहीं किया। भाई साहब मानना है, पड़ेगा। उसके पास राइट ही नहीं है डीएनए कराने का, उसको तो पता था, ठीक है कि आज की डेट में राइट ही नहीं है तुम्हारे पास डीएनए टेस्ट कराने का। आप एक फीमेल पे नहीं करा सकते। 18 साल से ऊपर होता है, और वो भी अगर बच्चा चाहे तो करा सकता है। नारायण दत्त तिवारी का तो आपने केस सुना ही होगा। नहीं सर, हमने नहीं सुना। पॉलिटिशियंस इतने बड़े, उनकी एक फैमिली थी अलग से, ठीक है कि नहीं, उनके बच्चे ने कराया, निकल आया ना कि उनकी औलाद है। उसी तरह से राइट, बच्चा करा सकता है, आप नहीं करा सकते। अच्छा, अब उसे मालूम था सारा, और ये सारी मकसद इनका सारा, यहाँ तो छोटे भाई का कट रहा है बेसिकली कि उसे कुछ ना मिल जाए, उसकी औलाद को कुछ ना मिल जाए। उसने तो औलाद दे दी ना, मुझे तो यही लगा ना, उसने तो औलाद दे दी अपनी कि ले ले भाई, मैं तेरा भी कमा रहा हूँ, ठीक है, तू भी इंजॉय कर, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी तो हमारी है ही है, बच्चों की भी परवरिश अच्छे स्कूल में होगी, सब कुछ होगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट केस। केसेस तो बहुत होते हैं। तो हाई क्लास लोगों की है, जिन्हें लोग वेल एजुकेटेड और वैसे समझते हैं। देखो हमारे पास जो है हाई क्लास भी आते हैं, मीडियम क्लास भी आते हैं, लोअर क्लास भी आते हैं। मैं क्लास को लोअर क्लास बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मैं भी आपके साथ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लोअर क्लास कोई बंदा नहीं लगता। नहीं मतलब मेंटालिटी की बात आज की डेट के अंदर एक काम वाली बाई 5,500 से 6,000 रुपये कमाती है एक घर से। वो क्या करती है, झाड़ू पोछा करती है बस। डस्टिंग वाली 5,000 रुपये और लेती है। खाना बनाने वाली 10 से 15,000 रुपये और लेगी 2 टाइम का खाना बनाने के लिए। अगर उन्होंने 10 घर पकड़े हुए हैं तो 10 और 10 20,000 रुपये हो गए, 2 लाख रुपये तो वही कमा रही है भाई। और इनके तो बच्चे भी 4-5 होते हैं, शादी भी जल्दी हो जाती है, हस्बैंड भी कमा रहा है, बच्चे भी कमा रहे हैं, तो इनके घर में तो 5-7 लाख रुपये मिनिमम आ ही रहा है। तो आप इनको लोअर क्लास कहाँ बोलोगे? सही बात है। लेकिन वो हमारी एक मेंटालिटी है कि अब बोलते हैं कि ये लोअर क्लास है। लोअर क्लास कोई भी नहीं है आज की डेट में। पीछे आपने सुना भी होगा कि अमेरिका के अंदर एक बंदा जो है वो बेगर था, उसको निकाला, उसका जब मरा तो देखा कि इतना पैसा उसके पास निकला। इंडिया में भी आ जाते हैं। इंडिया में भी आ जाते हैं। तो हमारे पास तो एक बैगिंग, वो भी बड़ा एक केस आया था, लेकिन वो डिफरेंट केस था। बताओ ना। वो एक, मैं उस समय ना विकासपुरी ऑफिस में बैठता था। मैं 2008 में गुड़गांव में आ गया था।
और 2017 तक मेरा ऑफिस, जब मैंने अपनी बड़ी लड़की की शादी की थी फैब में, तो उसके कुछ महीने तक मैं विकासपुरी में था। उसके बाद मैं शुरू से ही बीकाजी में हूँ। मैं पहले मोहम्मदपुर में होता था और फिर मैं बीकाजी मेन में आ गया था। अब मेरा अंसल चैम्बर 1 में डायरेक्टर ऑफिस है, वहाँ पर अंसल चैम्बर 1 के अंदर। वो बंदा मेरे विकासपुरी ऑफिस में आया। बंदा जब आया तो मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 6.5 फुट का बंदा, अच्छी खासी उसकी हाइट, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, इधर चेन इधर चेन इधर चेन मोटी, राइट, मुंदरियाँ अच्छी पहनी हुई, मेरे पास आके बैठा मेरे ऑफिस में। मैंने कहा भाई इसका नाम क्या है? हाँ जी। वो लड़की ने बोला, मैंने कहा ठीक है। आ गया बंदा अंदर मेरे साथ बैठा। नाउ मेरी जब उससे डिस्कशन हो रही है तो इज सेइंग दैट वी हैव टू चेक एन एम्प्लॉय। इंग्लिश में बात कर रहा है मेरे साथ वो बंदा। मैं कहा कॉर्पोरेट केस है भाई। मैं कहा ठीक है यार, एम्प्लॉय की चेकिंग है, प्री एम्प्लॉयमेंट होगी या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। मैं कहा अगर एम्प्लॉय है इसका तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं, रनिंग का एम्प्लॉय है तो रनिंग के केस पे आ जाएगा। मैं कहा पता चल जाएगा हमें, एम्प्लॉयमेंट चेक है ये। तो एम्प्लॉयमेंट चेक में मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ प्रॉब्लम? कहते सुपरवाइज़र के साथ प्रॉब्लम। मैंने कहा सुपरवाइज़र के साथ प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम है? मैं कहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है आपका, कहाँ पर आपका यूनिट है, किस चीज़ में आप डील करते हो? कहता है जी पुरी साहब मैं जो है सुपरवाइज़र हमारे अपॉइंट हैं, हमने बैगर्स रखे हुए। बेगर्स रखे हुए हैं भाई साहब। बैगर्स रखने की भी कंपनी है। अब सुनिए, कॉर्पोरेट केस में समझ रहा हूँ ये बात होगी 2015 के आसपास की, 15-16 के आसपास की बात होगी, 15 के आसपास की बात होगी। तो कहता है कि ना हमने ना बैगर्स रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर हमने सुपरवाइज़र अपॉइंट किए हुए हैं। जैसे हम डिटेक्टिव भी करते हैं, हमारे 5-6 इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, हम डायरेक्टली तो बात करते नहीं, हमने एक सुपरवाइज़र रखा हुआ है। सुपरवाइज़र, वो सुपरवाइज़र उनको रिपोर्ट करेगा, सुपरवाइज़र से हम अपनी रिपोर्ट लेते हैं। मैंने कहा इशू क्या आ रहा है? कहता है एक जगह पर हमारी कलेक्शन कम है। भीख कमाई है एक जगह, एक एरिया से। अब केसेस कैसे कैसे आते हैं हमारे पास? मतलब कि हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया, जब उसने बताया, हमने जब सुपरवाइज़र का इन्वेस्टिगेशन किया, हमने देखा एक यूनिट से वो कहीं और बस पकड़ के गए सारे के सारे, वो सारा दिन वो कहीं और काम कर रहे हैं जब उन्हें सोना है, और जब शाम को उन्होंने इस जगह पर काम करना है तो थक जाते थे बुरी तरह से, क्योंकि अपना वो सारा दिन लगा है एक जगह पर। एक कनॉट प्लेस और एक चांदनी चौक जितना दूर आप समझ लो। एक बंदा वहाँ से वहाँ जाएगा, थक जाएगा, फिर वापस आएगा तो क्या करेगा? तो वो चीज़ कमाई उसकी कहाँ पर कम हो रही थी। तो जब इन्वेस्टिगेशन की, सब पकड़ा, जब उनकी सारी फोटोज़ निकाली, जब सब कुछ किया, तो जाके उसने सुपरवाइज़र को भी निकाला, सुपरवाइज़र को भी किया। well, this is a reality which has happened. बेचारे गरीबों को। And now we are earning and we were been earning, right? और आज भी मैं किसी को गरीब नहीं बोलता। मैं कहता हूँ भाई मैं तो कमाई कर रहा हूँ, मेरे पास बताओ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, लेकिन पहले मेरे से सलाह ले लो, मेरे से आप डिस्कशन कर लो, मेरे से समझ लो केस कैसे करना है, तब हायर करो। किसी भी डिटेक्टिव को हायर कर लो, मुझे मत हायर करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी हायर करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या पैरामीटर्स है जो आपको चेक करने हैं किसी डिटेक्टिव को हायर करने के लिए। वो कितना पुराना इस इंडस्ट्री में बैठा है वो कैसे चेक होगा, उसकी वेबसाइट कितनी पुरानी है वो कैसे चेक होगी, उसकी किस किस के साथ एसोसिएशन है वो चेक होगा। जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, डिटेक्टिव्स की एसोसिएशन भी है, उसी तरह से हर किसी की एसोसिएशन होती है, राइट। लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, हमारी भी एसोसिएशन है। तो कितना पुराना है, क्या वो पेमेंट भी जा रही है उसकी, नहीं जा रही है उस एसोसिएशन के साथ, ठीक है। लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन ओवर देयर। वन टाइम अगर आपने कर लिया, एक ही एसोसिएशन है जो मेजर है, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स इन इंडिया, APDI, ठीक है कि नहीं। मैं उसका नेशनल का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑल राइट, राइट। सो आई वर्क ऑल ओवर इंडिया, दैट इज़ अ थिंग, बिकॉज हमारा एक प्रोटोकॉल्स में दिल्ली के डिटेक्टिव्स का अलग से एक सिस्टम बना हुआ है, प्रेसिडेंट अलग है, सेक्रेटरी अलग है, सब कुछ अलग है, डिप्टी सेक्रेटरी अलग है। उसी तरह से नेशनल का अलग है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। उसी तरह से मैं वो याद करता हूँ कि भिखारियों ने सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ था, जैसे आप करते सर ये तो एक बहुत ही अलग केस है सर, हद ही हो एंड गई। देन वी वर शॉक्ड व्हेन ही हैज पेड अस अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और हमने पैसा लिया उससे सारा, एंड दिस वाज वेरी नाइस। एंड आई थिंक अबाउट दैट, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई आदमी बराबर है। मेरी सोच उस दिन से चेंज हो गई।
सही बात है सर। और कैसे वियर्ड केसेस आते हैं आपके पास, जैसे ये सर कोई ऐसा पेचीता हो गया हो कि भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कुछ ऐसा हुआ है कभी कि घूमता जा रहा हो केस कि ये तो फंस रहा है? एक बहुत साल पहले की बात है, मेरे पास एक लड़की मिसिंग थी 14 साल पहले। अच्छा। 14 साल के बाद वो केस आया मेरे पास, जैसे रामचंद्र जी का वनवास 14 साल का हो गया था, वैसा वो केस आया मेरे पास, राइट। वो लड़की जो थी एक जगह से मिसिंग हो गई, वहाँ से चली गई। वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो कम्युनिटी बड़ी फेमस है, राइट। उनकी कम्युनिटी बहुत फेमस है। हमारे पास जब केस आया तो हाँ यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा भाई इसमें सक्सेस रेशो 1% भी नहीं है, 0.00000 बोलते रहो, 1 लगा देना एंड में। कुछ 14 साल पुराना केस है, मिसिंग पर्सन का केस है, आपकी लड़की गई हुई है, ठीक है कि नहीं। आपने पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट नहीं करी है, आपने कुछ किया नहीं है, ठीक है। जब वो यंग थी, स्कूल में उनका वो ऐसी जगह में थी, कॉलेज से जो ही निकली वो इमीडिएटली वो चली गई थी। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब उसने हमें सर्कल में उसे बताया कि उस कौन से स्कूल में पढ़ती थी और उस कौन सी उसकी फ्रेंड्स थी, वो हमें उसने बता दिया सारा। अब हमने उसकी फ्रेंड्स को पकड़ा, सारी चीज़ें हमने बातचीत करनी स्टार्ट की। हमारी टीम ने अंडरकवर सारे काम करते हैं ये कोई जो है ऐसे जाके नहीं पूछ सकते, ऐसे नहीं आप जाके अंडरकवर होते हैं। लड़कियां होती हैं जो उनके साथ दोस्ती करती हैं, फिर उनके साथ मिल जाती हैं, फिर उनसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं। इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, तो सब पता चला। तो हमें पता चला कि उसका एक लड़के के साथ चक्कर था और फैमिली मान नहीं रही थी, जो फैमिली ने हमें नहीं बताया था। वो केस इतना पेचीदा बन चुका। एक तो पहली बात तो केस हम सोच ही नहीं रहे थे कि हम इसे कर भी पाएंगे, और हमने उसमें सक्सेस ली थी, राइट। वो केस हमने सोचा भी नहीं था कि हम कर पाएंगे, क्योंकि इतना पुराना है, हमारे पास इनपुट तो नाम पे तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे करेंगे। इसको टाइम भी बहुत लगा था, 8 महीने लगे थे, और हमने उसके साथ किया। फिर वो लड़के जो हमें पता चला जिसके साथ चक्कर था, अब उसका ना हमारे पास एड्रेस है, ना उन लड़कियों को पता है, ना कुछ है, किसी तरह से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब हम फिर दोबारा भटक गए, जीरो पे आ गए। अब फिर दोबारा ज़ीरो पे आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली क्या चीज़ है कि समय के साथ साथ ना सोशल मीडिया ने भी बहुत पकड़ बना ली। सोशल मीडिया जो है आपको बड़ी चीज़ें बता देती है। ये तो है, सही बात कह रहे हो। राइट, मतलब कि अगर मैं आप लोगों के बारे में चेक करना चाहूँ तो मुझे सब कुछ पता है कि भाई आप लोगों ने मिल के कंपनी बनाई, ये किया, इस 2015 में ये चीज़ हुई थी, ये हुआ था, एंड एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज ऑल कर लिया सर। एग्जैक्ट ईयर बता दिया यार। नहीं ये पहली बार किसी ने बोला 2015 में तुमने एक कंपनी बनाई थी। एक्चुअली क्या है कि ना, यू सी वंस यू आर गोइंग बिन ओवर देयर, यू शुड नो अबाउट दैट कि यार एक पावरफुल एक हाउस है जो एक ऐसी स्टोरीज देता है, जो ऐसी चीज़ें इफेक्ट बताता है, ऐसे लोगों से मिलता है जो डिटेक्टिव से भी मिल रहा है और बता रहा है। तो उनके पास एक चीज़ सॉलिड होनी चाहिए, उनके पास काबिलियत कितनी है। वो तीनों क्या होता है, एक आदमी को तो आप हैंडल नहीं कर सकते, या तो 3 बैठे हुए इधर से एक क्वेश्चन आएगा, उधर से दूसरा आएगा, इधर से तीसरा आएगा। तो भाई तुम्हारा दिमाग तीनों जगह चलना चाहिए, राइट। नाउ कम टू दैट, वो केस के ऊपर मैं दोबारा आ रहा हूँ। उस केस के अंदर जब हमें कुछ मालूम नहीं था, सोशल मीडिया ने हमें कुछ थोड़ी सी गाइडेंस दे दी कि यार ये बंदी का हमें ये पता चल गया कि उसका नाम चेंज हो गया। उसका जो नाम था अब नाम ही चेंज हो गया उसका, ये हमें पता चल गया वहाँ से, सोशल मीडिया से। नहीं उस लड़कियों से, राइट, उसकी फ्रेंड से। उन्होंने ये नहीं बताया कि उससे शादी हो गई, उन्होंने ये नहीं बताया उससे क्या हुआ, वो कहाँ पर है, कौन सी सिटी में, हमें कोई नहीं। हम जब उसको चेकिंग पे लगे हुए थे तो हमें टाइम लगा, हमें 20-25 दिन लगे, हम उस लड़की तक पहुँच गए। अरे कैसे पहुंचे? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू हम उस लड़की तक पहुंच गए। वो हमें दूसरी सिटी में पाई गई। अगर एक महाराष्ट्र बोलूँ तो एक गुजरात बोलूँगा, एक दिल्ली बोलूँ तो एक पंजाब बोलूँगा, राइट। मतलब कि स्टेट ही अलग थी। तो प्रोफाइल मिली आपको उसकी? प्रोफाइल मिली। अच्छा। मुझे एक उसके ना
नाक के ऊपर एक दाग था, राइट। मैंने उससे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि शक्ल भी चेंज हो चुकी थी। एक समय के बाद शक्ल भी चेंज हो जाती है। वो सारी शक्लें होती हैं जो आप उसे मैच नहीं कर सकते, क्योंकि 14 साल में बड़े चेंजेस होते हैं, राइट। तो एक डॉट था ब्लैक वाला, जो मुझे मिला कि यार ये डॉट ब्लैक वाला है। मेरी टीम ने मुझे बताया कि सर ये लग रहा है हमें लड़की है, ठीक है कि नहीं। मैं कहा इसको पता करो कि ये लड़की कहाँ पर है, क्या चीज़ है। उन्होंने सारी वही लड़का था, मिल गया, जिसके साथ उसका लव अफेयर था, उसी के साथ था। 2 बच्चे भी थे उसके, राइट। उससे शादी भी कर ली थी। दैट इज़ ऑल। सर इस केस में लास्ट में क्या फिर वो लोग मिले फैमिली से या फिर क्या था? हमने फैमिली को बताना था, फैमिली को बताया हमने, सारा सब चीज़ बताई, और वो मिले भी आपस में। अब उन्होंने अपनी टर्म्स के ऊपर लड़के को एक्सेप्ट करना ही था। इतने साल हो गए थे, लड़की खुश है एंड एवरीथिंग इज़ देयर, इट इज़ नॉट बैड समथिंग लाइक दिस। हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हम परेशान हो जाते हैं कि हम ये चीज़ अब क्लाइंट को बताएं ना बताएं। क्लाइंट ने हमें हायर किया किसी काम के लिए, अब हमारे पास रिजल्ट भी आ गए। अब आपकी ड्यूटी क्या बनेगी? आपको किसी ने हायर किया, आपको उसने पैसे दे दिए, राइट। अब आप क्या कर रहे हो? आप किस चीज़ पे आगे जाओगे कि हाँ भाई मेरे पास अब तो रिजल्ट आ गया, तो अब मेरी जब डिस्कशन है, मैं डिस्कशन दूंगा, जैसे रिजल्ट दे दूंगा। जैसे मैंने उसकी फ़ोटो निकाली, मैंने उनको दिखाई, तो वो एकदम हैरान हो गए, राइट। उस तरह से हम डिस्कस कर लेंगे। एक ऐसा केस था जहाँ पर हम असमसज में फंस गए कि यार ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या था? ये करे ना करे। ये केस मैं ऑलरेडी एक डिस्कस कर चुका हूँ पॉडकास्ट कोई में, बात नहीं, आप बता ठीक है कि नहीं। वो केस ऐसा था कि एक लेडी ने हमें हायर किया था अपने हस्बैंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, ठीक है। राइट। हस्बैंड क्या करता था, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ उठाता है, जिन किडनैप लेता था। किडनैप कहाँ से करेगा? पे करके। उसके सर्कल में थी। अच्छा। आज किसी और के साथ जा रहा है, कल किसी और के साथ जा रहा है, परसों किसी और शुगर डैडी था, है। शुगर डैडी, शुगर डैडी 100% शुगर डैडी 100%। घुमा भी रहा है, ऐसे की खिला भी कमी रहा नहीं है। थी, ना फीमेल के पास थी ना इसके पास थी, जिसने हमें हायर किया था, ना उसके पास थी ना इस बंदे के पास थी। उस मतलब कि ये क्या उम्र थी उसकी, क्या होगी? उसकी उम्र होगी मेरे के 32 साल के आसपास। 32 साल का बंदा था। कॉलेज गोइंग लड़कियां उठाता था, लेता था, चले जाता था, मॉल में लेके जाता था, शॉपिंग कराता था उनको, और उनको घर छोड़ता था। उनके साथ वो टाइम पास करता था। अब हमारे लड़के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मॉल लेके जा रहा है। एक दिन क्या हुआ कि एक बंदा उस बंदे को जाके बोलता है कि तेरी ये बंदा फ़ोटो ही खींच रहा है। उसको नहीं पता कि हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसे नहीं पता कोई वीडियो बन रहा है, राइट। वो बंदा उसको बोलता है कि तेरी जो है फोटोग्राफी हो रही है। वो बंदा चौड़ा होकर हमारे पास आता है, राइट। वो बंदा मुझे कहता है, वो बंदे को हमारे इन्वेस्टिगेटर कहता है, क्या कर रहा है तू? फोटो तो आ रहा है मेरी। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कह रहा पुलिस को बुला। बुला ना, 100 नंबर है, बुला पुलिस को, बुला, अभी पता चल जाएगा क्या दिक्कत है, बुला पुलिस को। हैरान हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर को आप ट्रेनिंग्स देते हो कि आपको केस, हर केस के ऊपर कि आपको कितना, अगर कल को गड़बड़ हो जाए तो कितना चौड़ा होना और कितना छुपना है, ठीक है, राइट। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटर हमारे पास आता है हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, राइट। जब इन्वेस्टिगेटर हमारे साथ काम करता है उसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मिलती है। उस जॉब के ऊपर, हर जॉब के अलग अलग इन्वेस्टिगेशन पे होता है, उस पर हम ट्रेनिंग देते हैं। फिर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है जो हम हर 6 महीने 8 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स को देते रहते हैं कि 4 इन्वेस्टिगेटर बुलाए, उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दे दी, उसको बुलाया, उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दे दी। अब उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी कि घबराना नहीं है इस केस के ऊपर किसी भी तरह से। कल को गड़बड़ भी हो जाए तो चौड़े हो जाना, मान लेना, तो हाँ मेरे पास है, तेरी सारी फोटोज है, सब कुछ प्रूफ है तेरा, कोई चिंता नहीं। हमारी टीम और हमारे टीम के दूसरे सदस्यों के पास भी तेरी 4-5 दिन की सारी रिपोर्ट है, तो किस किस लड़की को लेकर गया, कहाँ का छोड़ा, क्या क्या ला के दिया, सब है। उसने अपना पर्स निकाला, खोला, पूरा नोटों से भरा हुआ था। ये ले लो, सीधा ये दे दो, हाँ ये ले लो, और वो फोटो भी दे दो, ये दो। कहता मेरे बाप से बात कर, हमारा काम नहीं है ये। उसने सोचा शायद इसका बाप होगा जो करवा रहा होगा। भाई तेरा बाप कौन है, तेरे कौन है, तेरा पिताजी कौन है तेरे? कह रहे नहीं पिताजी नहीं, जो हमारी कंपनी का मालिक है उससे बात कर।
तो उस समय विकासपुरी बैठता था मैं, राइट। तो वो बंदा जो है उसने, मेरे इन्वेस्टिगेटर ने मेरे से बात कर, सर ऐसे ऐसे ये बात हुई थी, किसी और ने बताया, इसको पता चला, ये मेरे पास आया, तो बात करा। मैं कहा भी मेरे इधर आ, क्या बात है जी? कहता जी मिलना है। मैं किस लिए? कहता है जी आपके पास प्रूफ है, वो चाहिए। मैं कहता तो ऑफिस आ जा। उसे ऑफिस बुला लिया मैंने, राइट। ऑफिस में आया, बैठ गया, ऑफिस में बैठा, शोर मचा रहा है। मैंने कहा तू शोर तो मचाना बंद कर दे पहले, सिस्टमेटिकली, तू है तो गलत। मैं कहा दूसरा, तेरे अपना घर अगर ख़राब करना ही है, वो तो तूने ठान ही लिया, लेकिन मुझे ना इस 4-5 दिन की इन्वेस्टिगेशन में लगा नहीं कि तू किसी लड़की के साथ तेरा अफेयर होगा। मैं कहा सिर्फ तू अपनी ठरक पूरी कर रहा है। मैं कहा तू लड़की लेके जाता है, ये काम करता है, आ जाता है। मैं कहा तू किसी होटल में तूने बुकिंग नहीं कराई, तू कहीं गया नहीं, तो इसका मतलब तू इतनी इंपॉर्टेंस, वो थोड़ा सा एकदम ठंडा पड़ गया होता। मैंने कहा तू गलत नहीं है, अब कहाँ कमी है तुम दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, ये तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, राइट। उसका क्या रोल है, तेरा क्या रोल है, वो कितनी सोचती है पॉजिटिव है, तू कितना पॉजिटिव है, मतलब तो तुम्हारी कहानी है। मैं क्या कंपैटिबिलिटी तुम्हारी कितनी है मुझे नहीं मालूम है। मैं क्या लेकिन वो भी पैसे वाली है, मैं क्या तेरे पास भी पैसे की कमी नहीं है, और मैं क्या उसका राइट बहुत सॉलिड है। मैं क्या तू, तेरे केस के अंदर रिजल्ट्स भी बड़ी जल्दी आ जाएंगे, और मैं क्या तू फंस भी जाएगा बुरी तरह से। मैं क्या नाउ यू डिसाइड, अपना घर ठीक कर ले। तो डिटेक्टिव्स घर तोड़ते नहीं है, घर जोड़ते भी हैं। दिस इज ऑल्सो अ वन लेन विच आई ऑलवेज यूज। तो वो मैंने उस समय घर को जोड़ा था उनका। मैंने जब उससे बातचीत की, अब मैं प्रॉब्लम में, मैं कहा यार कि अब यार केस तो मेरा आ गया, फोटोग्राफ्स तो आ गई, तो लड़की को दे दूं। अब इसको दिखाएं या ना दिखाएं आपके माइंड। मैंने जब क्लाइंट से सारी बात की, मैं क्योंकि घर जोड़ना चाहता था, मैंने जब उस क्लाइंट को सारी चीज़ें डिस्कस की, तो क्लाइंट कहता है नहीं जी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं कहा ये सारे काम छोड़ दे, जो ये तू काम कर रहा है ये छोड़ दे। तो इसका पीछे का वो क्या था, इसकी फेटिश क्या, मतलब क्या था कि इसको बस मिलना होता है? पैसे फेंकने, लड़कियों को डिफरेंट लेके जाना, दैट्स इट, नथिंग। ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। कपड़े ला के दे रहा है मॉल से, कुछ लेके दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा। घर के बाहर नीचे तक छोड़ने जाता था, नीचे से छोड़ा, उसे ड्राइवर बना हुआ है, छोड़ के मन लगा हुआ है, मन लगा हुआ है बस। घर में खुश नहीं होगा ना, घर में क्या करने वाला कोई नहीं है या वैसे कंपैटिबिलिटी नहीं है ना वाइफ के साथ। मतलब कि देखो स्पेस तो हर बंदा मांगता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, लेकिन क्या है कि कंपैटिबिलिटी भी तो जरूरी है ना। कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, वो वाइफ को बोलता होगा यार तू निक्कर पहन ले, वो नहीं पहनती। अब जिस कॉलेज से उठा रहा है वो तो साइलेंट निकरे वाली लड़कियां उठा रहा है। आप थोड़ा सा समझो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उसको जब हमने बोला, अब वाइफ हफ्ते के बाद हमारे पास आती है, कहती जी पुरी साहब कुछ मिला। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अब मैं इसको क्या बोलूँ, रिजल्ट तो मिल चुका है, काम तो हो चुका है, ठीक है कि नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, आप एक काम करो, अभी तो मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, मिला कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका हस्बैंड जो है वो ठीक हो सकता है। कहती आप कोई भगवान हो? कहती मेरे को हो गए 4 साल, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, मैंने तो नहीं देखा कि वो चेंज होगा। मैं कहा नहीं आप देखो तो सही। मैंने एक उसे संतावना दी, बिठाया, कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई, क्योंकि आई एम अ कॉफ़ी लवर, तो आई ऑलवेज ऑफर अ कॉफ़ी टू एवरीबडी, राइट। सो मैं उसको बोला मैं कॉफ़ी शॉफ़ी पियो, बैठा, सब कुछ डिस्कस किया, सारा समझाया उसे, चली गई। लेकिन शी वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। बोली साहब ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना हो किसी लड़की के साथ, ठीक है कि नहीं, कुछ आपने काम नहीं किया मज़ेदार। सर वैसे आपके हिसाब तो से आपको कैसा लगा उस टाइम? नहीं बड़ा अच्छा लगा भाई, क्या करो। आपको पहली चीज़ जो हमारे फादर ने समझाई थी, कोई गाली दे तो भी हंसो, एंजॉय करो मन में। अगर तुम किसी की वेट कर रहे हो तो बोर होना सीखो, और बोर होके भी एंजॉय करो, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी। जब तक तुम्हारे अंदर स्किल डेवलप नहीं होंगी, अब तुम्हें पता है कि रिजल्ट आ चुका है और तुम एक रिस्क जुआ ले रहे हो, लेकिन उस औरत को बताना नहीं चाहते, उस औरत को बताना नहीं चाहते, राइट। तो अब क्या करोगे? तो अब आप रिस्क तो आपने ले लिया, तो मैं कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो हफ्ते के बाद मुझे बताना, 1 हफ्ते के बाद मेरे से मिलना और मेरे से बात करना। दूसरे दिन ही फ़ोन आ गया, कहते भाई साहब हुआ क्या है? मैं क्या हो गया, आपने कोई जादू किया है? मैं कहा भाई मैं जादूगर नहीं हूँ, क्या हो गया? कहते नहीं वो तो बिल्कुल चेंज हो गया, अगर वो पहले नॉर्थ था तो वेस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी बोलते हो आप, उसका उल्टा। मैं यार ये क्या कहानी है?
मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा चलो देखो 1 हफ्ते बाद बात करना। तो दूसरे धीरे हो 1 हफ्ते बाद भी उसका कॉल आ गया, उसने फिर मुझे 1 हफ्ते बाद, नहीं सॉल ओके गुड नाउ इट्स। तो ऐसे करते करते मैंने कहा नहीं आप 1 महीने, आप मुझे 10 दिन बाद कॉल करना, 15 दिन बाद करना, महीने बाद रिपोर्ट देना, 2 महीने बाद रिपोर्ट देना। तो मैं उसके साथ 6 महीने तक लगा रहा, जब तक उसके हस्बैंड को मैंने समझा दिया था, मैं क्या मैं तेरे को आगे भी नहीं छोड़ूंगा। बैकअप पे आपके पास पड़ी होंगी मैं पिक्चर्स। क्या मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन आगे भी तू अलर्ट रहियो। तू अगर बाहर भी चला जाएगा ना, इंडिया से बाहर, वहां भी नहीं छोड़ूंगा और इंडिया में भी नहीं छोड़ूंगा। तो दिल्ली तो छोड़। वो वैसे अलर्ट ही रहेंगे, उन्होंने ना देख लिया कोई फोटो खींच रहा है वो खुद पकड़ लिया तो बंदा सतर्क हो ही जाएगा, हिल जाएगा पूरा कि भाई अब तो करूंगा ही अभी नहीं। क्या था, हाँ अभी क्या चीज़ है कि उस धीरे धीरे सही हो गया, घर हुआ। फिर एंड में जब 1 साल हो गया तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख बेटा, मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा देख बेटा ये चीज़ थी, ये मेरे पास चीज़ें आ गई थी, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया क्योंकि कमिटमेंट मैंने ले ली थी। मैं कहा तेरे हस्बैंड से मैंने कमिटमेंट ली थी और अब नाउ यू आर हैप्पी। मैं कहा यू आर गुड। मैं कहा बट दीज आर द फोटोग्राफ्स विच हैज़ बीन हैपन ऑन द, ये पकड़ अपनी फोटोग्राफ, राइट। मैं कहा कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। सुधर गया। और टच वुड आज भी मेरी उनसे बात होती है, आज भी बात होती है। दे आर वेरी हैप्पी कपल नाउ। यू सी देयर इज समथिंग, डिटेक्टिव्स को कुछ अलग से सोचना पड़ता है और डिसीजन इमीडिएटली लेना पड़ता है। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे वो आपका एक केस था जहाँ पर एक एजेंट को पैसे ऑफर कर दिए थे क्लाइंट ने ऑन द स्पॉट, तो इस चीज़ की क्या गारंटी होती है कि अपना इन्वेस्टिगेटर डबल क्रॉस नहीं करेगा, या कभी ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ कि इन्वेस्टिगेटर ने ही जाके सामने वाले को बता दिया आपकी सर्वेलेंस चल रही है, आप इतने पैसे दे दो? नहीं नहीं, यू आर राइट, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। सेकंड, आप इंटेलिजेंट एक आम आदमी से थोड़ा ज़्यादा और इंटेलिजेंट बनो ना, थोड़ा सा। सुपरवाइज़र अगर आपने लगाया हुआ है तो सुपरवाइज़र क्या कर रहा है, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट केस चल रहा है उसके ऊपर 2 आदमी काम कर रहे हैं, आपने 3 आदमी एक केसेस में लगाए हुए हैं, आपने हर रोज़ एक एक बंदा काम करना है, राइट। तो आप ये भी तो कर सकते हो कि आपको लगता है यार ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस के ऊपर एक आदमी इसको भी देखे। ओके, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि अगर आप जब एक कंपनी एक आदमी को चेक करते हो, जब वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट मांगने के लिए आता है या आपके साथ फ्रीलांसर जुड़ता है, राइट, डिटेक्टिव का काम करता है, आपकी कंपनी के लिए सिर्फ जुड़ता है, तो उस समय आप उसको थॉरोली चेक करते हो फाइनेंशियली, क्या उसने कोई लोन तो नहीं ले रखे, उसके परिवार की क्या हालत है, वो कहाँ रहते हैं, वो रेंट में कैसे रहते हैं। अगर एक आदमी जो है हमारे पास केस लेकर आता है और हमें बोलता है कि मुझे मेरी लड़की को ये लड़का बड़ा पसंद है, और वही लड़का हर 6-8 महीने में जॉब चेंज कर लेता है, तो उसका टेम्परामेंट कैसा होगा, पहली चीज़। सेकंड, हम ये असेस करते हैं कि भाई वो बंदा जो है स्टिक कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसका मतलब पैसे के लिए भाग रहा है, 5,000 10,000 20,000 50,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ भाग जाता है। लड़कों को जो हमें चूज़ करना होता है, ये सारी क्वालिटीज़ हमें देखनी होती है और उनके ऊपर आई तो कहते हैं ना एक चीज़, टू चेक ऑन चेक इज़ नॉट बैड, टू चेक एंड चेक is always been helpful in the investigation। अगर आप चेक पे चेक नहीं डालोगे तो आपने, हम कभी कभी खुद उठ के चले जाते हैं। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा एक इन्वेस्टिगेटर काम कर रहा था, मुझे याद है अमेठी के पास सेक्टर 46 के अंदर अमेठी है, अमेठी स्कूल है, वहाँ पर उसके पास काम कर रहा था। मैं इन्वेस्टिगेटर पहुँच गया, हाँ जी पहुँच गया, वहाँ पर है, हाँ है। अब उसे तो नहीं पता कि साहब खुद भी आके चेक कर सकते हैं, राइट। गाड़ी उठाई, चुपचाप देखने के चला गया क्या कर रहा है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है और इधर बात कर रहा है, देख ही नहीं रहा गाड़ी, और मेरे सामने गाड़ी वो निकल रही है, मेरे सामने वो गाड़ी जा रही है। मैं वहाँ से इंस्ट्रक्शन दी कि भाई इस गाड़ी को फॉलो कर लेना, इस गाड़ी का यहाँ पर ट्रैक करना, ये गाड़ी अब यहाँ जा रही है। क्लाइंट से मेरी बातचीत हो रही थी, लड़के को नहीं पता, लड़का वहाँ पर अपने फ़ोन पर बात कर रहा है। मैं तो कहाँ पर है, वहीं हो जी, जब गाड़ी चली गई, कहाँ पर है, वहीं है, हाँ गाड़ी है, हाँ सर गाड़ी है, हाँ सर गाड़ी है। मैं गाड़ी की फ़ोटो भेज, ठीक है, हाँ जी सर अभी भेजता हूँ, कटाक से गाड़ी की फ़ोटो भेज दी। मैंने कहा टाइम डेट कहाँ है, मैंने कहा टाइम डेट कहाँ है, मैं कहा टाइम डेट की फ़ोटो भेजना। अब 2 तरह के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, एक जिनको स्टैम्प बनानी आती है, जिनको पता है कि हम टाइम डेट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका बाप उसको भी चेक कर सकता है कि फ़ोटो खींची कब हुई थी
और कब इसकी टाइम डेट बनाई है। और एक होता है उसे पता है, किसी आम आदमी को नहीं पता चल सकता, हम पकड़ लेते हैं, राइट। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, सर आई एम सॉरी सर, गाड़ी निकल गई। फिर 2 गालियाँ देनी थी हमने, पंजाबी आदमी है तो गालियाँ तो सुनाएंगे ही कि भाई तू क्या कर रहा है यार, केस क्यों ख़राब कर रहा है, ठीक है तेरा ध्यान फ़ोन के ऊपर है, तेरा बाप ये खड़ा, वो मुझे देखता है तो उसको तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं कहता भैया वो यहाँ गया है, अब तू यहाँ से कर। आप बोल भी ऐसे देते हो, देख तेरा बाप खड़ा। हाँ बिल्कुल बोलता हूँ ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि क्या चीज़ है लाइफ के अंदर आपको एक्सप्रेस करने का तरीका आना चाहिए, और जो भाषा को समझे उसके आगे वही भाषा बोलनी चाहिए। सही बात। जो आपका काट रहा है तो आपको भी फिर कटवाना नहीं है अपना भाई, ठीक है। आप फिर उसको समझाओ। हाँ कोई आदमी आपसे प्यार से बात कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, आपसे डिस्कस कर रहा है, तो आप उससे बात करो। यू शुड बी इक्वली इंटेलिजेंट एंड यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, मेरा कोई भी क्लाइंट मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं अगर ये सोचूं कि मेरा क्लाइंट मेरे से इंटेलिजेंट नहीं है तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। जो बंदा सोच के बैठा हुआ है कि मुझे इस चीज़ में ये रिज़ल्ट मिल जाएगा और आई एम श्योर अबाउट इट, और वो रिज़ल्ट इसे अगर नहीं मिलते तो इट इज़ फॉल्ट ऑन अस। कभी कहाँ पर है वो सब एनालाइज करनी पड़ती है, इसीलिए सुपरवाइज़र इन्वेस्टिगेटर काम आते हैं, इसीलिए हम खुद भी काम करते हैं। तो हम चेक ऑन चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर आजकल टेक बहुत बढ़ रहा है, तो हैकिंग वगैरह का आप यूज़ करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं करते, वो इलीगल है। अच्छा, ऑफ मतलब आप बिल्कुल वो नहीं जाते, ऑफ लॉ नहीं जा सकते? ऑफ लॉ जाते ही नहीं, कभी भी नहीं जाते। सर कुछ कोई हमारे पास आता है कहता है CDR, एक दिन के अंदर 20 कॉल आ जाएंगी, CDR दे दो, वो किस लिए? फिर उसे समझाते हैं हम कि पहली बात तो ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता, दूसरा आज की डेट के अंदर 50-100 रुपये का सिम मिल जाता है, एक 5-10 हज़ार का फ़ोन मिल जाएगा, उससे बात कर लेगा। तीसरा अगर तुम उसको भी ढूंढ लोगे, आजकल सब कुछ तो नेट पे चल रहा है, हर आदमी तो वाईफाई के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू बात करता है, व्हाट्सअप कॉल करता है। मैं कह सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, व्हाट्सअप तुम्हारी बातचीत हो जाएगी, फिर तुम्हें क्या मिलेगा उस पर? फिर उसे समझाया जाता है, वो देखो इलीगल है, उसके लिए इतने साल की जेल है, इतना फाइन है, जो बंदा निकालेगा उसको भी है, जो बंदा निकलवा रहा है उसको भी है। तो ये काम इलीगल है, आप मत कीजिए। ना CDR, ना अकाउंट की स्टेटमेंट, ना आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स, कोई भी डिजिटल आप कुछ नहीं दे सकते लॉफुली। तो हैकर्स तो अलाउड ही नहीं है। और सर कोई गवर्नमेंट केस आया आपके पास कि कोई स्पेशल केस आया हो? जैसे हमने नॉर्मल केस तो कर लिए डिस्कस, गवर्नमेंट केसेस आते हैं हमारे पास, लेकिन हम डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास गवर्नमेंट केसेस आते हैं लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते कि हम डिपार्टमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं। वो हम ओवरसीज़ में काम कर रहे हो, वो हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये सारा काम अंडर कवर के थ्रू होता है। और सर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके एजेंट्स कभी ओवरसीज गए हैं कि इतना तगड़ा केस है कि बाहर भेजना पड़ गया इन्वेस्टिगेट? भेजिए मैंने ओवरसीज, अच्छा, लेकिन छोटी जगह पे। छोटी कैसे? थाईलैंड? यू आर राइट, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता ऐसी जगह पे जाना। आई डोंट प्रेफर ऑनेस्टली, ठीक है। मैंने पहली बात तो करना क्या वहाँ पर, मेरे को तो फिजिकली इन्वेस्टिगेशन किए हुए बहुत साल हो गए, कोई 10-20 साल नहीं हुए, बहुत साल हो गए, राइट। लेकिन देन ऑल्सो हम जो है अब चेक करते हैं, हम हर चीज़ चेक करते हैं। अब उसमें क्या कि अगर मेरे पास कोई केस आता है तो यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लड़का चला जाए अपना इन्वेस्टिगेशन करके आ जाए। दूसरा लड़का भी मौज काट आएगा थाईलैंड। मजेदार एक मेन चीज़, सॉरी मैं कह रहा हूँ आपको जो इन्वेस्टिगेटर गया वो भी मौज काट आएगा थाईलैंड में, थोड़ा एंजॉय कर लेगा। देखो ये आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेटर वहीं का यूज़ करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस है ना। आप वहाँ पर जाते हो ना, आपके पास कन्वेंस है, आप खड़ी कर दो, आप दुबई में चले जाओ, आप दुबई में काम कर रहे हो, राइट। आप बैंकॉक तो छोड़ दो, दुबई में काम कर रहे हो, आपको कॉस्ट पता है पर डे की कितनी आ जाएगी अगर आप पूरे दिन की टैक्सी बुक कर लेते हो? सही बात है, दुबई में तो सर बहुत दिक्कत। इट इज़ नॉट लेस अमाउंट ऑफ मनी, करेक्ट। you are hefty amount, and who the client will pay you that much amount? Better been over there, you hire the detectives who are been over there, they're the professionals, and जो हमारे लिंक में है, जिन्होंने हमारे लिए काम किए हुए हैं, राइट। आप जाओ, आपको क्लाइंट से बोलो कि मैं काम करा रहा हूँ, अपने टीम से वहाँ पर काम करा रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा सुपरवाइज करने के लिए, उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो क्लाइंट वो आपको दे देगा, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा रहे।
आप इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आप कितनी कर लोगे वहाँ पर? आप तो होटल में बैठे हो, वो बंदा कब निकल गया अपनी बीवी के साथ, आपने क्या कर लिया? सही बात है। उसने कैब की, आप कैब के पीछे, आप कितनी कैबों को पीछे भगाते रहोगे? करेक्ट। आपको कैब मिल भी जाएगी, नहीं मिलेगी, देन क्या होगा? फिर आपको कुछ स्टोरीज बनानी पड़ेंगी। सॉरी, किस लिए स्टोरी बनाना? करेक्ट। तो मेरे हिसाब से वहाँ के डिटेक्टिव्स को हायर करो जो आपके साथ हैं और वो बेटर है। सर कुछ ऐसे केस भी आते हैं, जैसे दिल्ली में थोड़े चटक लोग भी हैं कि वही मेरा कुत्ता खो गया है, ढूंढवा दो। हाँ, एक केस आया था मेरे पास, साकेत का। आया था। अरे मैंने कहा ये मिल ही नहीं सकता। अरे क्या बातें कर रहे हो आप, इन्वेस्टिगेटर हो, मिल नहीं सकता। मैं कहा जी मैं कुत्ता ढूंढूंगा। हाँ, आई स्वेयर। शी वाज स्क्रीमिंग ऑन मी। शी सेड पुरी साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है। मैं कहा यार मैं नहीं ढूंढ सकता। मैं कहा मैं नहीं ढूंढ सकता। मैं कहा मैडम 5,000 10,000 कंपनीज हो रहे हैं, आप उनको काम दे दो यार, कोई कर लेगा उसमें से। मैं कहा मैं नहीं कर सकता, मैं कुत्ता कहाँ से ढूंढूं आपका? और पैसे भी देने को तैयार। पैसे मैं कह रहा हूँ, कुत्ता भी उसका मोटा पैसे वाला, और मैं कहाँ से करूँ यार, मुझे नहीं करने, मुझे पैसे नहीं। मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि जिस कंपनी के मालिक को, जिस इन्वेस्टिगेटर को नो कहना नहीं आता, वो जिंदगी में सक्सेस नहीं ले सकता। नो की सीमा आपको बनानी पड़ेगी, आपको अपनी एक खींचनी पड़ेगी लक्ष्मण रेखा कि इसके बाहर ना तो मैं जाऊंगा ना मैं काम करूंगा, ये मेरे लिए नो है। सही बात है। क्योंकि आप पैसों के लिए काम करोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? आप भी, और फिर आई एम सॉरी, आई एम नॉट, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप बोलो तो कई ऐसे फीमेल्स होंगी जो नाइट्स में खड़ी होके लेती हैं, उसे आप प्रोस्टिट्यूट बोलो, कुछ भी करो, कोई बाजार ऐसा होगा, कुछ ऐसा सिस्टम है। हम वैसे तो नहीं है ना कि वी शुड अर्न अ मनी एवरी डे। वी शुड वर्क एथिकली इन द प्रोटोकॉल, द थिंग्स विच आर कमिंग, एंड वी शुड वर्क एट आवर कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट है। तुम हमें हमारी कॉस्ट देते हो, हम काम करेंगे, नहीं देते हम तुम्हें समझाएंगे, उसकी भी कॉस्ट लेंगे भाई। सही बात है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको छींकें आ रही हैं, या आपका सुबह आप उठते हो आपका सिर भारी होता है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आप खुद दवाई लोगे। घर में इतने लोग हैं, कोई बोल देगा यार सेराटॉन खा ले, कोई बोलेगा ये खा ले, कोई वो खा ले, फिर भी नहीं दर्द जा रही, ठीक है, डॉक्टर को मिलोगे। अब 20 डिटेक्टिव डॉक्टरों में से एक डॉक्टर को ढूंढ लोगे, चले जाओगे। डॉक्टर भी सीधा तो आपका ऑपरेशन नहीं कर देगा ना, वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? वो बोलेगा MRI करा लो, कैट स्कैन करा लो, मुझे एक्सरे दो, ठीक है, ये चीज़ें चेक कराओ, तभी मैं, अब वो जो उसके पास आता है उसके बाद ही वो उसके ऊपर काम करता है। तभी वो एक्सेस कर सकता है ना कि इसको प्रॉब्लम माइग्रेन है, इसे नॉर्मल पेन है, या सब कुछ है, किस तरह की पेन है, तभी असेस करेगा। तो ऑलवेज बिकम अ डॉक्टर इन डिटेक्टिव फील्ड। ऑल राइट सर, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम और बातें करते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अगर ऑडियंस को मज़ा आया तो वो हम आपके साथ फिर से बैठेंगे। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिए नीचे। एंड इस पॉडकास्ट को भाई अपने तक ना रखो, इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना जितने भी लोगों को इस नॉलेज की और सर की नीड है, तो उन लोगों तक तो ये पॉडकास्ट पहुँचाई दो, शेयर कर ही दो। सर को रीच आउट अगर आप करना चाहते हो, आपको लगता है सर आपकी हेल्प करेंगे, तो सर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो नीचे मैंशन है डिस्क्रिप्शन में। एंड दैट इज़ इट। सर जाते हो आप कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे पहले ट्रस्ट लेवल अपना बढ़ाओ। सेकंड, आप थॉरोली चेक करो, आपकी एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, आपके एनालिटिकल अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप सक्सेस नहीं ले सकते। और आप हमेशा सोचो कि दूसरे को स्पेस देनी है। जब तक आप खुद पहले अपने ये सारी चीज़ें नहीं कर लो, और फिर एक राइट्स भी अपने देख लो कि आपके क्या राइट्स हैं, और उनके ऊपर असेस करो। हाँ, कंसल्टेंसी करवानी है, आई एम विद यू। कोई काम कराना है, आई एम फॉर यू, राइट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट समझो, अपने पे ट्रस्ट करो कि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन डिटेक्टिव। ये मैं खुद काम कर सकता हूँ, आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है। टीचर ने तो आपको 40 मिनट के अंदर आपको एक सब्जेक्ट समझा दिया, उसके बाद तो आपने खुद तैयारी करनी है ना। फिर वो बोर्ड परीक्षा आएगी जो आपको उसमें वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, लेकिन आपका माइंड तो सेटल होना चाहिए, माइंड तो सेट होना चाहिए। माइंड में तो ऐसी चीज़ें होनी, आप प्रॉस एंड कॉन्स सारे सोच के डिटेक्टिव के पास जाओ। हमारे पास कई ऐसी लेडीज़ आती हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, राइट, वो काम कराना चाहती हैं। मैं उन बच्चियों को, उन बहनों को, उन माताओं को, ये मेरे पास एक
एक उम्र के 18-20 साल के नहीं आते, मेरे पास 70-80 साल के लोग भी आते हैं, राइट। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं है आगे इसको फॉरवर्ड करके, अगर आपके पास नेगेटिव आ गया तो आप कैसे काम करोगे इसके ऊपर। तो मैं ये सबसे पहले कहता हूँ कि असेस करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और खुद पहले काम करो, और आपकी तरफ से नहीं होता तो हम सब लोग आपके लिए बैठे ही हुए हैं। थैंक्स राइट सर, थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को हम बोलेंगे, बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हमारे पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल बटन है वो दबा दीजिए। एंड दैट इज इट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।